सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारी खास पेशकश 24 का दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल दूसरे चरण की जनता अपना मताधिकार का हक और मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। 88 सीटों पर जनता कल अपने घरों से बाहर निकलेगी, अपने मत का इस्तेमाल करेगी। वह यूपी के 8 सीटों पर भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम गया है और अब कमान पूरी तरीके से जनता के हाथों में है, क्योंकि कल जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी और आगामी 5 सालों के लिए देश का भविष्य क्या होने वाला है ये तय करेगी। विरासत टैक्स से मंगलसूत्र तक दूसरे चरण में सियासी मुद्दे भी बदले। अलग अलग मुद्दों पर सियासी दलों के नेताओं ने अपनी सियासत की रोटियों को सेका। जहां पहले चरण में मैनिफेस्टो का जोर देखने को मिला था, मैनिफेस्टो पर जुबानी वार सुनने को मिल रहा था, तो वही दूसरे चरण में टैक्स और मंगलसूत्र पर चुनावी घमासान पुरजोर तरीके से देखने और सुनने को मिला। लेकिन अब दूसरे चरण का कल चुनाव है। दूसरे चरण के लिए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो पूरे देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें दूसरे चरण का चुनाव कल यानी कि 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए यूपी में 8 सीटों पर भी कल जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, अपने मत का इस्तेमाल करेगी। अब पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं, जिस पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो अमरोहा, मथुरा, बागपत दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिस पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वही अमरोहा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि अमरोहा में 2019 में बसपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। अब क्या इस सीट पर बीजेपी का मैजिक चलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कल अब पूरी जो कमान है वो जनता के हाथों में है। तो बुलंदशहर से अमन कुमार और मेरठ से राजन सोनकर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। देखिए राजन, इस बार बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है। जिस राम मंदिर के मुद्दे को मुखर होकर बीजेपी के नेता चुनावी मंच से उठाते हुए नजर आ रहे थे, उपलब्धि बताते हुए नजर आ रहे थे, तो मेरठ में रामायण के उसी पात्र राम को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी का ये कार्ड मेरठ में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल इस चुनाव में बनाया, तो वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, तो अब वो सांसदीय का प्रत्याशी के रूप में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं सुनीता वर्मा जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, दोनों में फाइट नजर आ रही है, क्योंकि एक महिला कैंडिडेट जो जनरल सीट से एससी समाज की महिला को जो सीट दी गई है, टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वो टक्कर मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। वहीं अरुण गोविल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल का कई जगह विरोध भी देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर निर्माण कराया था उसको लेकर मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरुण गोविल को राम का किरदार निभाने वाले को प्रत्याशी बनाया है। तो ये टक्कर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट में से एक मानी जा रही है, क्योंकि सुनीता वर्मा जो पूर्व विधायक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। वहीं अरुण गोविल भी इस बार कहीं ना कहीं टेंशन में है, क्योंकि उनका लगातार विरोध भी देखने को मिला है, फिर चाहे वो पल्लवपुरम के रोड शो की बात हो, फिर चाहे नौचंदी ग्राउंड के पास में उनके एक रोड शो निकल रहा था, वहां पर कुछ लोगों के जेब भी कट गई, वहां से पैसे भी निकल गए और लोगों के मोबाइल भी चुरा लिए गए। तो इससे कहीं ना कहीं लोग नाराज भी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब रुक करेंगे अमन का, जो लगातार बुलंदशहर के ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। देखिए अमन, 2014 और 2019 ये दोनों ही वो साल थे जब बीजेपी के प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत हासिल की। क्या लगता है समीकरण को देखकर कि क्या बीजेपी जीत का हैट्रिक इस सीट पर लगाने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि हम
कल 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। और आपको बता दें कि भोला सिंह सांसद को बीजेपी ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस से शिवराम वाल्मीकि को और बसपा से गिरीश जाटव को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर की जनता 18,55,176 जनता कल जाकर अपना वोट देंगे और देखना होगा जीत का ताज किसके सर होगा। ठीक है, देखिए राजन, मेरठ में समीकरण बहुत दिलचस्प है। बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की है इस सीट पर, लेकिन किस तरीके से जिला जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है, क्योंकि कल चुनाव में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। हाँ देखिए मुस्कान, बिल्कुल कल मतदान होना है और आज मेरठ के विक्टोरिया पार्क के जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान स्थल के लिए रवाना हो रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे दिया है। तो वहीं डीएम दीपक मीणा का साफ तौर पर कहना है कि पिछले वोटिंग परसेंटेज में इस वाले मतदान में परसेंटेज बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है तो इस पर सबको अपना अपना जो हक है वो बिल्कुल अदा करना है। मतदान अधिक से अधिक करवाने की कोशिश है। वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स सहित तमाम फोर्सेज जो तैनात कर दी गई हैं, सीसीटीवी सहित ड्रोन से भी तमाम जगह पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दीपक मीणा ने कहा है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया जाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन मिलकर सही कार्रवाई और कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण की जनता कल अपने मत का इस्तेमाल करेगी, जहां कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके साख दांव पर लगी है। वायनाड से राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनकी भी कल अग्नि परीक्षा होनी है। वही मथुरा में हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल और साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी कल अग्नि परीक्षा होगी, जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। वही यूपी समेत पूरे भारत में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है और इस चरण में यूपी की भी कुल 8 सीटों पर वोट डाले गए थे। ऐसे में पहले चरण में जो वोट प्रतिशत था वो अच्छा खासा कम था, जिससे पार्टियों की मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन अब वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कवायद भी जो है एक तरफ जिला प्रशासन कर रहा है, तो वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव में 24 घंटे से भी कम का समय शेष बचा है, जिसके लिए पोलिंग अधिकारी और पोलिंग पार्टियां लगातार अपने स्थलों पर पहुंचती हुई भी अब नजर आ रही हैं। तो देखिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कल करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर भी कल लोग घरों से बाहर निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आगामी भविष्य क्या होगा भारत का, कल ये जनता तय करने वाली है। दूसरे चरण का चुनाव होने हैं, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में मुद्दे बदल गए हैं, सियासत बदल गई है। अब अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां लगातार पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तक करार दिया था। ये तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जो पहले चरण में लगातार सुनने को मिल रहे थे, लेकिन अब दूसरे चरण के मुद्दे बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं और अब दूसरे चरण की जनता क्या कुछ तय करती है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। और दूसरे चरण में अगर गौर करें तो पश्चिमी यूपी में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कल यानी कि दूसरे चरण में चुनाव होना है। सबसे पहले अगर हम अमरोहा पर गौर करें तो ये एकमात्र ऐसी सीट थी दूसरे चरण की जिस पर बीजेपी को हार मिली थी, वो सीट थी अमरोहा। इस बार बीजेपी की तरफ से इस सीट पर कुंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा गया है, जबकि सपा कांग्रेस ने दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है।
वही बसपा ने यहां से मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाए हैं। अमरोहा के अगर हम समीकरणों पर गौर करें तो यहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं और जिसकी तरफ मुस्लिम वोटर्स जाते हैं हमेशा इतिहास बताता है कि विजय भी उसी प्रत्याशी की होती है। 2019 में भी कुछ ऐसा ही परिणाम देखने को मिला था, क्योंकि एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। सीधा रुख करेंगे मथुरा का, जहां हमारे सहयोगी प्रताप सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए प्रताप, लगातार अटकलें थी कि मथुरा से जयंत चौधरी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। क्या इस बार जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिमी यूपी का समीकरण बदल सकता है? जी मुस्कान जी, मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि यहाँ मथुरा लोकसभा में लगभग 19,60,000 वोट है और यहाँ जो दूसरे प्रत्याशी हैं सुरेश चौधरी हैं बसपा से और कांग्रेस से हैं मुकेश धनगर, तो यहाँ तीसरी बार जो लगभग सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव जीतने और अग्रसर है, लेकिन जो वोट की जो परसेंट है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन देखिए प्रताप, लगातार जो जिला प्रशासन है वो कवायद तो कर रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। अगर ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम होता है मथुरा का, तो ये तमाम पार्टियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है? यहाँ मैं बताऊं कि कल भी एक हेलो जी प्रताप, यहाँ कल भी एक राष्ट्रीय लोकदल के जो वरिष्ठ नेता है कुंवर नरेंद्र सिंह, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनको घास नहीं डाल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी दोनों लोकदल और भाजपा में देखने को मिल रही है और इसी वजह से थोड़ा वोटिंग परसेंट भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रताप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मथुरा में भी 2014 और 2019 के प्रत्याशी को बीजेपी ने रिपीट किया है। मौजूदा सांसद यानी कि सिटिंग सांसद हेमा मालिनी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इस भरोसे पर हेमा मालिनी खरी उतरती हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार अटकलें थी कि हेमा मालिनी की जगह इस बार बीजेपी किसी और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। जब रालोद और भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठबंधन हुआ, जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनी, तो लगातार यही खबरें थी कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को बीजेपी यहां से चुनावी मैदान में प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने सिटिंग सांसद को चुनावी मैदान में उतारा। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह भरोसा फिलहाल मथुरा में कितना काम आता है, चूंकि अब कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर जनता का पहुंचना शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6 बजे तक जनता पहुंच सकती है, यानी कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का अधिकार जनता को मिलेगा। तो गाजियाबाद से अंकित इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अंकित, गाजियाबाद ये वो सीट है जो दिल्ली से सटी हुई है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजपूतों को मनाने की कवायद करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन राजपूतों का जो गुस्सा है, क्या वो गाजियाबाद में बीजेपी को एक बड़ा डेंट पहुंचा सकता है? जी अंकित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो वापस अंकित से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए यहां से अतुल गर्ग फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वही बसपा की तरफ से नंदकिशोर पुंडरी को चुनावी रण में उतारा गया है और 2014 और 2019 लोकसभा में यहां से बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। अतुल गर्ग बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वापस अंकित का रुख करेंगे। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अंकित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो
ठीक है, धन्यवाद अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंकित से लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश जारी है, लेकिन देखिए गाजियाबाद का समीकरण बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक है। 2014 और 2019 के चुनावों में वीके सिंह ने यहां से बाजी मारी थी, लेकिन 2024 में समीकरण बदले और बीजेपी ने इस बार अपने प्रत्याशी को भी बदल दिया है। यहां से अतुल गर्ग बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में भी पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। वहीं आपको बताते चले कि इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती अमरोहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ है, जबकि बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये जो समीकरण बदले हैं इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, ये सवाल बरकरार है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दूसरे चरण के लिए जोरदार तरीके से प्रचार किया था। धुआंधार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए रैलियां भी करते हुए नजर आए थे। वहीं गाजियाबाद में एक संयुक्त रूप से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए थे। लेकिन अब क्या दोनों ही नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, ये सवाल बड़ा है। तो बागपत से रोशन कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, देखिए बागपत में एक कहावत कही जाती है कि जिसके जाट उसकी ठाठ। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, क्या बागपत में बहुत बड़ा कोई बदलाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में? मैम मैं आपको बता दूं, देखिए जो हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? मैम यहाँ पर जो त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है, और जो आरएलडी गठबंधन से जो डॉक्टर राजकुमार सागवान है, और यहाँ अपने अमरपाल इंडिया गठबंधन से अमरपाल शर्मा है, जो आरएलडी को जो इंडिया गठबंधन को टक्कर देने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए इस बार तो बीजेपी और रालोद एक साथ नजर आने वाली है, तो इसका असर बागपत में कितना देखने को मिलेगा? देखिए बखरू की इसका वो काफी देखने को मिलेगा असर। जो हमारे प्रत्याशी हैं, क्या डॉक्टर राजकुमार सागवान है, उन्होंने कहा है कि अब की बार हमें जिताएं और यहाँ से धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण में अब जनता के हाथों में कमान है। अब जनता तय करेगी आगामी 5 सालों का भविष्य क्या होने वाला है। चूंकि दूसरे चरण के लिए कल जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर कल चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी चुनौती अमरोहा में है। अब क्या अमरोहा में बीजेपी का मैजिक चलेगा या फिर यहां पर एक बार फिर से बसपा जीतने में कामयाब होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।